हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं गति के चैप्टर को, जो हमारा चल रहा था। आज हम इस गति के चैप्टर का जो थ्योरी वाला भाग है उसको हम ख़त्म कर चुके होंगे, क्योंकि आज हमारे जो लास्ट के दो टॉपिक रहते हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाबाश। पहला जो आपने हेडिंग डालनी है, टॉपिक जो आपको लिखना है, वो है मुक्त पतन के बारे में, कि मुक्त पतन क्या होता है। हेडिंग डालिएगा मुक्त पतन के बारे में, जो है आपका फ्री फॉल जिसे हम बोलते हैं। फ्री फॉल क्या होता है? यानी कि कोई भी वस्तु अगर फ्रीली, बिल्कुल आराम से फ्रीली मूव कर रही है, यानी कि बिना किसी बल के अभाव में, प्रभाव में क्या कर रही है, वो गति कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल, यानी कि मुक्त पतन। और आपको भी पता है कि वो कब करती है, जब हम किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमारा पृथ्वी का एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके अंदर छोड़ देते हैं तो वो अपने आप नीचे की ओर आती रहती है। जैसे मैंने इस पेन को लिया और ऊपर की तरफ जैसे उछालूंगा, ये अपने आप नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, या फिर ऊपर गया तब भी वो क्या था, मुक्त पतन में था, यानी कि फ्री फॉल कर रहा था। तो मुक्त पतन का मतलब है जब हम उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, हमारे प्रभाव में कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फ्री फॉल कर रही है, मुक्त पतन है, फ्रीली मूव कर रही है, उसे बोलते हैं मुक्त पतन। और ये जो कार्य होता है मुक्त पतन का, ये हमारा होता है पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर। जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ये कार्य होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ही सारी की सारी वस्तुएं जो है हमारी, वो गति करती हैं। जैसे ऊपर से अगर कोई भी चीज गिर रही है तो वो फ्री फॉल कर रही है, मुक्त पतन में है, लेकिन उसके ऊपर एक बल जरूर लग रहा है, जिसे हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब मुक्त पतन की बात कर रहे हैं तो मुक्त पतन का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर गति करना। ठीक है, तो लिखिए शाबाश। कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, यानी कि उस गुरुत्वाकर्षण बल के वो अधीन क्या कर रही है, गति करती है, अधीन गति करती है, तो वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। लिखिएगा कि जब कोई वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गति कर रही है, उसके ऊपर और कोई भी बल नहीं लग रहा, ना हम उसको खींच रहे हैं, ना हम उसको धकेल रहे हैं, ना कोई और वस्तु उसको खींच रही है, और ना ही कोई और वस्तु उसको धकेल रही है, सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर फेंका गया है तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अगर कार्य कर रही है, गति कर रही है, तो उसे बोला जाता है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल। समझ में आया शाबाश? इसको बोलते हैं मुक्त पतन। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा। मुक्त पतन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अब कोई भी वस्तु गति करती है तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ त्वरण होगा, कुछ ना कुछ क्या होता है, त्वरण होता है। और उस त्वरण की हम बात कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन में गति कर रही थी, जब हमारी फ्री फॉल कर रही थी कोई भी वस्तु, तब क्या हुआ, उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। मान लीजिए कि ए से हमने उस वस्तु के, मान लिया ऊपर से नीचे की तरफ कोई वस्तु आ रही है और उसका हमने जो त्वरण लिखा वो लिखा ए से, लेकिन ये जो ए है, ये ए हमारा किसके बराबर रह जाता है, ये बराबर हो जाता है हमारा जी के बराबर।
ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के। यानी कि जो उसका त्वरण था वो जी बन जाता है, और जी यहाँ पे क्या होता है आपका, जी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोला जाता है शाबाश, गुरुत्वीय त्वरण। आज से आपने याद रखना है, कोई भी वस्तु होगी अगर वो मुक्त पतन में होगी, फ्री फॉल कर रही होगी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, तब क्या होगा, तब आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जब वो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तब उसका जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, और इसीलिए उसको लिखा जाता है जी से। किससे लिखा जाएगा, जी से लिखा जाता है। शाबाश। थोड़ा सा मात्राओं का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं, जी गुरुत्वीय त्वरण हो चुका। अब जी की वैल्यू जो आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, जी जो है हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारी होती है किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगभग 10 हो जाता है। लेकिन वैल्यू हम इसकी ये लिखते हैं, इतनी गति से, इतने त्वरण के साथ कोई भी जो वस्तु होगी वो मुक्त पतन में होगी। अगर मुक्त पतन में कभी भी होगी तो त्वरण उसका लगभग इतना हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। फिर हम बात करते हैं इस गुरुत्वीय त्वरण की, कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ये हमारा दो तरीके से होता है। कैसे, पहली चीज तो ये कि इसकी अगर ये त्वरण है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी, क्योंकि जब हम विस्थापन की बात करते हैं उसकी दिशा होती है, विस्थापन से हमारा वेग बनता है उसकी भी दिशा होती है, और वेग से हमारा त्वरण बनेगा तो उसकी भी दिशा होती है, क्योंकि ये सारी राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनकी दिशा होती है। तो ये भी एक गुरुत्वीय क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जो क्या है वो एक सदिश राशि होगी, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। और हमेशा याद रखना इसकी दिशा कहाँ होती है, ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। यानी कि हम बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। जो हमारे गुरुत्वीय त्वरण है उसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगी, केंद्र की तरफ वो लगता है। अब देखिए शाबाश, मान लीजिए कि ये हमारी वो पृथ्वी हो गई, ठीक है, और यहां पर इसका ये हो जाता है केंद्र। तो हमेशा ये जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी कि जो हमारी जी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो लगेगी वो लगेगी नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता लग गया उसकी दिशा के बारे में। 3 पॉइंट मैंने आपको क्या बताए, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, कि कोई भी वस्तु जब गुरुत्वीय बल के अंदर गति कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, तब उसको क्या बोला जाता है, मुक्त पतन में बोला जाता है, यानी कि वो मुक्त पतन में है, ठीक है। दूसरी चीज कि जब मुक्त पतन में होगी तो उसका त्वरण कितना बन जाता है, किसके बराबर बन जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, जो क्या होता है, जी होता है। और जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतनी हमारी वो वैल्यू हो जाती है, यानी कि इतनी त्वरण के साथ वो गति करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी जो दिशा है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगती है, नीचे की तरफ लगती है। अब हम दो तरह की चीजें लेके चलते हैं। देखिए, एक जब हम पृथ्वी पर क्या करें, मान लिया पृथ्वी है, और एक मैं यहां पे बना देता हूं, एक केस में यहां पर हमारी मान लिया कोई वस्तु है वो जा रही है ऊपर की तरफ, हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका ए के साथ, कुछ ना कुछ त्वरण के साथ, और उसका त्वरण जाकर कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर होना शुरू हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण के। जो ए हमने जिस त्वरण से वो फेंकी ऊपर की तरफ, लेकिन जी है हमारा नीचे की तरफ, तो यानी कि ए ऊपर की तरफ, जी नीचे की तरफ, तो जो हमारा त्वरण होगा वस्तु का, जो ए से लिख रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, प्लस होगा या माइनस, जाहिर सी बात है माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा हो जाता है माइनस का जी,
क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका, बल इस पे लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, इसकी गति ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी और एक समय आएगा जब जीरो हो जाएगी, फिर ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर तक ये जा रहा है तो इस पे नीचे की तरफ एक बल लग रहा है जो पृथ्वी लगा रही है, और उसके कारण इसका जो त्वरण है वो किसका हो गया? नेगेटिव हो गया, माइनस का हो गया। इसी वजह से तो वो कम हो रहा है। दूसरी बात, ये तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरी चीज कंडीशन लेते हैं, जी तो हमारा नीचे की तरफ लगेगा ही, केंद्र की तरफ, लेकिन अगर वो वस्तु ऊपर से ही नीचे की तरफ आ रही हो तब क्या लेंगे? जब उसका त्वरण ए है तब हमारा त्वरण जो होता है वो हम लेते हैं प्लस का जी। क्या लेते हैं? प्लस का जी, यानी कि प्लस के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। क्यों? केस देखते हैं। ऊपर से मैंने इसको नीचे गिराया, ठीक है, नीचे गिराते गिराते इसके ऊपर एक और बल लग रहा है, जो कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है अपने केंद्र की तरफ। तो जैसे ही केंद्र की तरफ इसके ऊपर पृथ्वी एक बल लगाएगी, इसकी गति बढ़ जाती है। गति बढ़ेगी तो यानी कि इसका त्वरण बढ़ चुका है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो त्वरण है वो प्लस का हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है जिस तरफ उसका त्वरण था, किसका? पृथ्वी का। तो इसलिए हम देखते हैं जब वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो त्वरण माइनस का हो जाएगा। कौन सा त्वरण? वस्तु का त्वरण। और किसके माइनस के बराबर? गुरुत्वीय त्वरण। या हम ये बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण माइनस का होगा, जी माइनस का हो जाएगा। और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो जी प्लस का हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका मुक्त पतन के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मुक्त पतन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं जो हमारी 3 समीकरण थी, गति के 3 समीकरण हमने लिखे थे, शाबाश, उनको बताइए क्या क्या थे। सबसे पहला आपका था v बराबर u प्लस ए टी, यही था हमारा v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा हमने देखा s बराबर था u टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारा दूसरा समीकरण था। तीसरा था हमारा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर था 2as। ये 3 हमारे गति के समीकरण थे जो हमने अच्छे से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उनमें हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया था। अब बात करते हैं, तीनों के तीन जो समीकरण है वो त्वरण के ऊपर है। त्वरण यानी कि उसकी स्थिति और त्वरण के बारे में बताते हैं। यहां भी हम एक ही बात करेंगे, यहां भी हम एक ही बात करेंगे, यहां भी हम एक ही बात करेंगे। ठीक है, तीनों ही हमारे त्वरण के ऊपर। लेकिन यहां पर जो हमारा त्वरण है ये कार्य करते हैं जब त्वरण हमारा क्या हो? नियत हो, फिक्स होता है। जब हमारा त्वरण क्या होता है? नियत और फिक्स होता है, जब हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये वस्तु मान लिया कोई गति कर रही थी हमारी, यहाँ से यहाँ जा रही है, कोई भी वस्तु जा रही है, उसकी स्पीड मान लीजिए, वेग है उसका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कुछ ना कुछ उसका त्वरण भी होगा। ठीक है, लेकिन ये हमारी सारी कंडीशन थी कब? जब हम उसको पृथ्वी के ऊपर ले रहे थे, वहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए तब इनकी जो इक्वेशन है तब ये क्या बनेगी, ये समीकरण क्या बन जाएंगी, वो हमने देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज की जाएंगी आपके क्वेश्चन के अंदर, जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रश्न होंगे उनके अंदर। तो देखिएगा, हम अब इनको लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर गति के समीकरण। ठीक है, लेकिन केस वही दो रहेंगे। एक तो वो केस जब हमारी वस्तु जा रही थी ऊपर, यानी कि ए जब किसके बराबर था? माइनस का जी, जब गति कर रही है हमारी वस्तु कहाँ? ऊपर की तरफ। और जब हमारी वस्तु नीचे की तरफ आ रही थी, गति कर रही थी, तब हमारा ए था किसके बराबर था? शाबाश,
जो त्वरण था वो हमारा बराबर था प्लस का जी, यानी कि नीचे की तरफ जब गति करती थी। ठीक, दोनों ही केस में हमें इन समीकरणों को लिखना है अच्छे से। तो देखिए सिर्फ क्या करना है, ए की जगह इस केस में माइनस जी लिख देंगे। तो तीनों की तीन समीकरण बनाइए शाबाश। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए इंटू टी, लेकिन ए की जगह रखेंगे माइनस का जी, तो ये हो गया माइनस का जी इंटू टी। ठीक है, दूसरा बनाते हैं शाबाश समीकरण। दूसरा हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन ए की जगह क्या आ जाएगा हमारा माइनस का जी, तो माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तीसरे समीकरण की बात करते हैं शाबाश। जब हमारा आता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर हो जाता है 2as, लेकिन 2as में a हमारा क्या है माइनस का g के बराबर है, तो माइनस का 2gs। तो ये आपको गति के समीकरण जो है फर्स्ट केस के याद रखने हैं, जब हमारी वस्तु क्या कर रही है मुक्त पतन में है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। समझ में आया? शाबाश। अब ये तीन तो आप खुद ही बना दोगे, फिर लिखिए शाबाश। v बराबर u क्या हो जाएगा प्लस का g होगा, a की जगह सिर्फ क्या लगाना है प्लस का g, सिर्फ a की जगह g रखते जाइए जी टी। दूसरा हमारा हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। शाबाश। तीसरा हो जाएगा हमारा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 2gs। ये हमारे तीन समीकरण आते हैं जब हमारी वस्तु किस में है शाबाश, जब हमारी वस्तु मुक्त पतन में तो है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। मैंने आपको केस बता दिए हैं, किस केस में यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा बता दिया है। तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे इनको अपने ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा मुक्त पतन के बारे में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है, अगले टॉपिक की हेडिंग डालिएगा एक समान जो हमारी होगी वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। हमने सब कुछ पढ़ लिया, एक समान त्वरित गति के बारे में पढ़ लिया, एक समान चाल से गति के बारे में पढ़ लिया, एक समान वेग से गति के बारे में पढ़ लिया, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा आता है एक समान वृत्तीय गति कौन सी होती है, क्या इसमें होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं। देखिए आपने क्या किया होगा, कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम धागे से किसी भी एक चीज को, मान लिया इसको धागे से बांध लेते हैं किसी पत्थर को, और हम उसको गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, तो वो जो हमारा पत्थर है, जो वस्तु है, वो गति कर रही है गोल गोल, यानी कि वृत्त में। तो वहां पर क्या होगी हमारी, वो जो हमारा केस होगा वो किसका केस कहलाता है, एक समान वृत्तीय गति का केस कहलाता है, एक समान। लेकिन अब वो घूम रही है तो चल भी रही है। अगर चल रही है, मान लिया कोई कार है गोल गोल चक्कर लगा रही है किसी चीज के चारों तरफ, तो वो एक समान वृत्तीय गति में है। लेकिन एक समान में बात करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा और कुछ ना कुछ चाल होती है। वेग और चाल, एक में दिशा होगी दूसरे में दिशा नहीं होगी। तो हम ये देखेंगे कि कौन एक समान है। ये जो वर्ड आया है एक समान, किसकी बात बता रहा है वो हम देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर किसी एक पत्थर को बांधकर ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और वो ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, यहां पर जब वो गोल गोल गति कर रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, आर त्रिज्या, क्योंकि यहां से आपको ये चपटा दिखाई दे रहा है, गोल गोल घूम रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। यहां पे बना देता हूं मैं, ये उसकी कुछ ना कुछ यहां पर क्या होगी, त्रिज्या। अगर उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या है तब वो गोल गोल घूम रहा होगा, और जब गोल गोल घूमेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग भी होगा। क्या होगा, वेग होगा। और वो वेग जो होता है, क्योंकि हमें पता है वेग एक क्या है, वेग एक
सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब उसमें परिमाण के साथ दिशा भी होगी। परिमाण का मतलब वैल्यू, कि 4 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारी बाइक चलती हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो हमारा वेग कहलाता है, क्योंकि उसमें एक दिशा के साथ एक वैल्यू भी होती है, एक परिमाण भी होता है। तो ये हमारा वेग हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी जो कोई वस्तु है और गोल गोल घूम रही है, और वो घूम रही है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे आ रही है वो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि अगर वो ऐसे घूम रही है तो उसकी कुछ ना कुछ दिशा के बारे में कैसे पता चलता है। मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पर थी और उसकी दिशा निकालते हैं। दिशा कैसे निकाली जाएगी, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने एक पत्थर लिया, गोल गोल घुमाना शुरू किया, गोल गोल घुमाते ही आपने एक जगह आकर उसको छोड़ दिया, बिल्कुल गोल गोल घुमाकर उसको एकदम छोड़ दिया। कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो मान लिया आप यहाँ पर इसको छोड़ते हो तो ये आपका इस तरफ ऐसे भागता हुआ आपको दिखाई देगा कि आपने छोड़ा और ये उस तरफ चला गया। अगर आप उसको यहाँ पर छोड़ते हो तो इस तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर छोड़ोगे तो इस तरफ भाग जाएगा, और यहाँ पर छोड़ोगे तो इस तरफ वो चला जाता है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो हम जहां जहां पर उस पत्थर को छोड़ रहे हैं, घुमाकर धागे से बांधकर घुमाकर छोड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जैसे ही हम उसको छोड़ रहे हैं उसकी दिशा का पता चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये सारी उनकी दिशाएं हैं। और दिशाएं कैसे आई, आपको दिख रहा होगा इस वृत्त के ऊपर ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर स्पर्श करके खींची जाती हैं। तो हमें क्या पता चला कि किसी भी अगर वस्तु का वृत्तीय गति में अगर वो है तो उसका अगर वेग की दिशा निकालनी है तो क्या करेंगे, उस वृत्तीय गति के ऊपर, उस वृत्त के ऊपर जो बनेगा, हम एक क्या निकाल लेते हैं, स्पर्श रेखा निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बता देगा, वेग की दिशा को बता देता है। शाबाश, क्या बताएंगे, शाबाश। वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में जो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर, जो वृत्ताकार पथ होगा हमारा जिस पर वो गोल गोल घूम रही है, वृत्ताकार पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वेग की दिशा को, वेग की दिशा को दर्शाती है। क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी वृत्ताकार पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी, जिस दिशा में वो घूम रहा है उस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, वो उस वृत्ताकार पथ में घूम रही उस वस्तु के वेग को दर्शाती है, वेग की दिशा को बताती है। समझ में आया? दोबारा देखते हैं। किसी भी वृत्ताकार पथ के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा उस वृत्ताकार पथ पर घूम रही उस वस्तु के वेग की दिशा को बताती है। ये आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं एक समान वर्ड की, कि क्या ये एक समान जो है वृत्तीय गति, क्या ये बताता है कि एक समान वेग है? देख लेते हैं, शाबाश। अब एक बात बताइए, वेग की मैंने आपको क्या बताया, एक परिमाण और एक दिशा। मान लीजिए कि आपकी जो ये वस्तु यहाँ पर घूम रही है, ये घूम रही है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से। ये उसका क्या है, कुछ ना कुछ वेग है। और ये हर जगह, चाहे आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, कहीं भी अगर आप निकाल रहे हैं, यहाँ निकाला आपने, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, या जहाँ जहाँ पर आपने दिशा लगाई है, जहाँ भी आप निकालेंगे उसकी जो वैल्यू है वो 10 मीटर प्रति सेकंड ही है। वो उसके वेग की वैल्यू है, परिमाण है। यानी कि ये तो हमारा हो गया नियत। क्या हो चुका है हमारा, नियत, यानी कि ये फिक्स है, नियत है। लेकिन क्या दिशा नियत है? बिल्कुल भी नहीं। हमें दिख रहा है हर जगह पर जाकर, हर एक बिंदु के ऊपर जाकर उसकी दिशा बदल रही है। तो दिशा बदल चुकी है,
वेग का परिमाण सेम है। आपने थ्योरी के लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको वेग के प्रकार के बारे में बताया था, तब वहां पर मैंने आपको बताया था वो वेग क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है, जिसमें या तो दिशा आपकी बदल रही हो या फिर वेग की वैल्यू बदल रही हो, जो उसके परिमाण की वैल्यू है वो बदल रही हो। तो इसमें एक चीज कोई भी बदल जाती है तो असमान हो जाता है। यानी कि जब हमारी कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है तब वह असमान वेग से गति कर रही होती है। तो हम लिखेंगे शाबाश। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, क्या करती है, वृत्तीय गति करती है, तब उसका वेग असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। क्यों होता है असमान, भले ही उसकी वैल्यू तो सेम आ रही हो, हर जगह वो 10 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन दिशा जरूर बदल रही है। एक चीज बदल गई तो क्या हो गया, असमान हो गया। अब वेग की तो बात कर चुके हैं, तो ये वर्ड जो है एक समान वृत्तीय गति में एक समान वर्ड है, ये वेग के लिए तो नहीं है। तो अब बात करते हैं किसके लिए, अब हम बात करते हैं चाल की, कि चाल को देख लेते हैं। चाल पे अगर हम बात करते हैं तो चाल में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। क्यों, क्योंकि दिशा का उसमें कोई जिक्र नहीं होता, दिशा हम लेते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिमाण सेम है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की वैल्यू आपकी एक जैसी है। इसीलिए क्या बोला जाएगा कि जो हमारी वृत्तीय गति में चाल जो है उस वस्तु की, वेग नहीं, चाल, चाल एक समान रहती है। तो हमने यहाँ से क्या पाया, शाबाश, पॉइंट डालेंगे हम। वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में वस्तु की चाल, वस्तु की चाल एक समान होती है। ठीक है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब उसकी चाल एक समान होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, वैसी गति को एक समान वृत्तीय गति। लेकिन जरूरी नहीं है कि चाल हर बार ही एक समान रहे, जरूरी तो नहीं है, हर बार हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, होता जाएगा। लेकिन बात सिर्फ क्या है कि अगर वृत्तीय गति कर रही है तब जो वेग है वो तो कंफर्म है कि एक समान कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन चाल एक समान हो सकती है। हो जाएगा, शाबाश। तो ये था आज का टॉपिक। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, ताकि आपको पता चल जाए हमने क्या क्या किया है। हमने सबसे पहली बात की मुक्त पतन के बारे में, फ्री फॉल के बारे में। जो पृथ्वी के ऊपर हमने देखा, जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और जो कोई भी वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर अगर गति करती है, हम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी बल नहीं लगा रहे, तब वो क्या कहलाती है, मुक्त पतन में कहलाती है। दूसरी चीज, मुक्त पतन में होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो जो उसका त्वरण है वो एक त्वरण के बराबर हो जाता है। जो वस्तु का त्वरण होगा गति के दौरान वो एक त्वरण के बराबर होगा, जिसे हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। फिर हमने उसकी वैल्यू को देखा, क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारी उसकी वैल्यू हो जाती है। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, शाबाश। उसके बाद हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस के लिए, जब ऊपर जा रही है और जब नीचे आ रही है, दोनों केस के लिए जो गति के समीकरण है वो दोनों के दोनों हमने बना चुके हैं। क्यों, क्योंकि उनको डायरेक्ट यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था वो था एक समान वृत्तीय गति। उसको भी हमने अच्छे से देख लिया है कि जो उसमें वेग होगा वो एक समान नहीं रहेगा, लेकिन चाल एक समान रहती है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। होपली आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में, इसके जितने न्यूमेरिकल्स बचते हैं वो सारे हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।